तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो होमवर्क दिया गया था आपको एक दिन पहले उसी के माध्यम से यूज कराया जा रहा है। ये आपको स्पेशल क्लास जो है एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन को देखते हुए सारे सीरीज को लगाया जा रहा है। उम्मीद करते सभी लोग अपना अपना बोर्ड देकर फॉर्म भर दिए होंगे। जो लोग नहीं भरे होंगे जल्दी से जल्दी भर दीजिए। उसमें कुछ ओबीसी का क्राइटेरिया होता है, वो सारे चीज़ों का कसौटी को पूरा करते हुए जो है आप पूरा फॉर्म भर दीजिए और पूरा वीडियो को देखा कीजिए। जो होमवर्क यहाँ दिया जाता है उसके माध्यम से यूज होता है। और सेट लगाने की बात रहती है तो यहाँ प्रैक्टिस सेट भी रहता है। जो नज़दीक के साथी यहाँ के जो है अपना प्रैक्टिस सेट जो है वो लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिक्स किया जाएगा, उसके बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और उसके बाद जो है बायोलॉजी आपको देखने को लास्ट में मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा लगा सबसे सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा शक्ति से संबंधित। और शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर तो बताइए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो है ना ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये वाट हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर P बराबर W/T हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए कार्य करने की दर या ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर हो या ऊर्जा को स्थानांतरण करने की दर, दोनों क्या कहते हैं? शक्ति ही कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा यदि कोई कारक T समय में W काम करता है तो उसके लिए कार्य पावर क्या हो जाएगी? P बराबर W/T। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि कोई कारक जो है T समय में W काम करता है तो इसके लिए पावर क्या हो जाएगा? P बराबर W/T हो जाएगा। आगे बता देगा शक्ति बराबर जो होता है W/T। इसमें W का अर्थ क्या हो जाएगा? W का अर्थ जो है काम हो जाएगा, वर्क बाय समय, मतलब पावर बराबर क्या होता है? वर्क बटे समय हो जाएगा। आगे बताए कार्य करने की गति क्या कहलाती है? ये भी शक्ति ही कहलाती है। दर हो या गति हो दोनों क्या कहलाएगी? शक्ति ही कहलाएगी। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसको घुमा दिया थोड़ा सा। और ये घुमाते हुए क्वेश्चन को लगातार 2 बार पूछ चुका है। एक ही आपको जो है 2018 में 5 और 22 दोनों दिन पूछा है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है कि कार्य करने की गति जो है क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। आगे बता दीजिएगा निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो गति को कौन मापती है? शक्ति ही मापती है। गति को मापती कौन है? शक्ति ही मापती है। और 1 HP में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। और HP जो है ना HP इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर हो जाएगा। और इसको जो है ना व्यक्त किया जाता है, मशीनों की जो पावर को व्यक्त किया जाता है वो HP में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा शक्ति का एक और मात्रक होता है, इसी को HP यानी हॉर्स पावर जो है वो कहा जाता है। यह मात्रक जो है ना किसके नाम पर दिया गया था? जेम्स वाट के नाम पर ही दिया गया था। इसलिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। और ये देने वाले भी कौन हो जाएंगे? जेम्स वाट, अपने नाम पर ही दे दिए थे इसको। आगे बता दीजिएगा शक्ति बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? W/T। हिंदी में इसको बोलिए काम बटे समय। कार्य बटे समय जो है शक्ति बराबर यह सूत्र हो जाएगा। आगे बता दिया किसी कर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए काम को उसका क्या कहलाता है? वो शक्ति कहलाता है। किसी कर्ता या मशीन द्वारा एक निश्चित समय में किए गए काम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति को ही दूसरे भाषा में सामर्थ्य भी कहा जाता है। सामर्थ्य बोलिए या उसका शक्ति बोलिए, उसी को पावर बोलिए, ये सारा बात जो है एक ही हो जाएगा। इसका एक शक्ति कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। और एक और बात याद रखिए, शक्ति का एक और मात्रक होता है, इसको जूल बट्टे सेकेंड कहा जाता है। क्योंकि कार्य का क्या होता है? जूल, और समय का सेकेंड, इसलिए शक्ति का जूल बट्टे सेकेंड या वाट जो है दोनों का मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि 1 HP में 746 जूल बट्टे सेकेंड या 746 वाट हो सकता है? दोनों हो सकता है, क्योंकि 746 जूल बट्टे सेकेंड भी शक्ति का मात्रक होता है और वाट भी जो शक्ति का मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन 2018 में ही पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन को सीधा ना पूछ के थोड़ा घुमाए हुए भी है। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि कोई लड़का जो है, तो सब न्यूमेरिकल आ गया इसके आगे, बता दीजिए कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको शक्ति हो जाएगा। बल और वेग के उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? शक्ति कहा था। यानी P बराबर F गुने V भी हो सकता है। और बल और वेग जो बोल रहे वो द्रव्यमान गुने वेग जो है ना वो संवेग कहलाता है। और बल गुने वेग क्या कहलाता है? शक्ति ही कहलाएगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा
कि औसत शक्ति जो है या किसके बराबर होती है। तो वही क्वेश्चन जो औसत जैसे जैसे ही निकालेगा, औसत निकालने के लिए बोलेगा तो कुल ऊर्जा बट्टे कुल समय जो है क्या हो जाएगा, औसत शक्ति के बराबर हो जाएगा। जैसे ही औसत ले जाएगा तो कुल और कुल से भाग देना तो क्या हो जाएगा, औसत जो है वो निकल जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि शक्ति बराबर जो है ना काम बट्टे समय होता है, और इसका नोमरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला होता है डब्लू की जगह जो है mgh यूज कर सकते हैं। तो डब्लू बराबर P बराबर mgh बट्टे टी जो है ये भी शक्ति बराबर ही हो जाएगा, यानी शक्ति बराबर काम बट्टे समय या स्थितिज ऊर्जा जो कि Pe बराबर होता है क्या होता है, mgh होता है ना, Pe बराबर mgh बट्टे टी। ये जो है mgh बट्टे टी जो है इसका उपयोग जो है आप नोमरिकल बनाने के वक्त कर सकते हैं। मतलब आपको उस पर ऐसे 9 मिले तो जी का मान 10 लेके या 9.8 अगर नहीं रहेगा तो जी का मान 10 जो है क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, उस दोनों पर आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, वही W/T ही हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आगे क्वेश्चन बता दीजिए कि ऊर्जा संरक्षण, अब जो है ऊर्जा आ रहा है, ऊर्जा ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही से विनाश किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। जहाँ जहाँ संरक्षण की बात करेगी वहाँ न तो उसका निर्माण होगा और न ही उसका विनाश होगा, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाएगा। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी में द्रव्यमान अगर लग जाएगा तो द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम यही कहलाता है। इससे पहले हमने बताया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में इसको जो स्थिर अनुपात का नियम या जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, स्थिर अनुपात का नियम भी उसी को कहा जाता था। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। यदि स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है ये धीरे धीरे घटने लगती है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसलिए वो दोनों का योग क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। मतलब जो किसी वस्तु का ऊपर से गिराइएगा तो शुरू में तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, गतिज अवस्था में आ जाता है, इसलिए दोनों का मान जो हमेशा क्या रहता है, स्थिर हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिए कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा में रहती है। मतलब अगर आप कोई भी रबर बैंड को खींचिएगा तो हस्तांतरित ऊर्जा, मतलब जो आप ऊर्जा उसमें से हस्तांतरित कर रहे हैं तो किस ऊर्जा से उसको गतिज में ला रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा में। मतलब कोई भी रबर बैंड पहले किस ऊर्जा में रहता है, स्थितिज ऊर्जा में रहता है। उसको खींच के जब आप उसको बड़ा करते हैं तो वो स्थिति से किस में आ रहा है, गतिज में आ रहा था। वही पूछ रहा है कि किस ऊर्जा को हस्तांतरित ऊर्जा में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको स्थितिज ऊर्जा से जो है वो आपको गतिज ऊर्जा में आ रहा है। और बांध जो होता है रुका हुआ पानी वो किस ऊर्जा में रहता है, वो स्थितिज ऊर्जा में। ये पूछता है कि बांध जो है वो किस ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन सुन लीजिए, द्रव, प्लाज्मा, ठोस और गैस। तो ये गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच का कण जो है ना वो बहुत दूरी पर होता है, और इसका अंतराणुक आकर्षण बल भी जो है ना बहुत दूर होता है, बहुत कम इसमें पाया जाता है। इसलिए ये जो है ना ठोस, द्रव और गैस सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे अधिक ठोस में अंतराणुक बल होता है, उससे कम थोड़ा द्रव्य में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। इसलिए अभिसरण माध्यम से एक दूसरे की तरफ संवहन करते रहता है। आगे बता दीजिएगा, फिर वही क्वेश्चन है कि डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये हो जाएगा आपको गैसों में अधिकतम होती है। लगातार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 26-10 को भी पूछे हुए हैं और 12-11 को भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि पवन चक्की जो है, पवन चक्की यह पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। क्वेश्चन सुन लीजिए, अच्छा से क्वेश्चन सुनिए। पवन चक्की जो है ना, ये पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो ये पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है, उसके बाद यह घूमती है तो कौन सी ऊर्जा देती है, ये यांत्रिक ऊर्जा देती है। आउटपुट में यांत्रिक दे रही है, लेकिन जो ले रही है पवन से वो कौन सी ऊर्जा ले रही है, गतिज ऊर्जा ले रही है। आपको ऑप्शन में यांत्रिक भी देने को दे रहा है, उसमें ये भी है, उसके बाद गतिज ऊर्जा भी है और तापीय ऊर्जा भी है। तो पवन चक्की जो है पवन से कौन सी ऊर्जा लेती है, गतिज ऊर्जा लेती है, और वो चक्की जो घूमती है उसके बाद जो काम करती है ना, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा उसको देती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी
स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल लेती है? ये गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। बहुत अच्छा जवाब। मतलब कोई संपीड़ित स्प्रिंग को जब छोड़ दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा से किसमें आ जाएगा? वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। और ये इसका ठीक विपरीत हो जाता है रबर के साथ में। रबर स्थितिज में रहता है, उसको खींचेगा तो किसमें आएगा? वो गतिज में आ जाता है। मतलब इसको थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन पे ले आइएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे बता दें, गतिज ऊर्जा जो है इसका मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। ऊर्जा का कोई भी मात्रक क्या होगा? जूल ही हो जाएगा। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा के लिए? हाफ mv² जो है इसका सूत्र जो है वो हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है? ये हमेशा जो है धनात्मक ही होती है। आगे बताए, गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इसको शॉर्टकट में के भी लिखा जाता है। और गतिज ऊर्जा के बाद आता है आपको स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? पीई के रूप में जो है लिखा जाता है। और पीई जो है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? mgh जो है पीई बराबर फार्मूला हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़ने से किस ऊर्जा का निर्माण होता है? यांत्रिक ऊर्जा का। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर सीधा फार्मूला होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। क्वेश्चन सुनिए, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन हो जाएगा वेग, ऊंचाई, विस्थापन और दूरी। तो इसमें ऊंचाई के साथ जो है इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ये स्थितिज ऊर्जा का लक्षण हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि कौन सा ऊर्जा जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदल जाती है? तो अभी तुरंत बताएं, स्थितिज ऊर्जा जो ऊंचाई के साथ क्या होती है? बदल जाती है। चलिए आगे बता दीजिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार में लाने की वजह जो है वो डैश ऊर्जा हो जाएगी। वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा ही कहा जाता उसको है। आगे बता दीजिएगा, वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा जो है वो होती है। चलिए आगे बता दीजिए कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से जो है ना किस ऊर्जा को प्राप्त कर लेती है? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा बताना है। गतिशील वस्तु किस ऊर्जा को प्राप्त करती है? ये गतिज ऊर्जा को ही प्राप्त करती है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि उड़ती हुई चिड़िया में कौन सी ऊर्जा रहती है? ये केवल गतिज ऊर्जा ही होती है। उड़ती हुई चिड़िया में गतिज ऊर्जा रहती है। लेकिन ऑप्शन में जो है ना आपको देगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज और स्थिति दोनों रहता है। तो ये हर सेट में हर रंग अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि जब चिड़िया उड़ रही है तो गतिज ऊर्जा में रहती है, कभी कभी उड़ते उड़ते पंख सीधा कर लेती है तो वो स्थितिज ऊर्जा में रहती है। दृष्टि में तो सिर्फ गतिज ऊर्जा ही दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन में सेट जो है ना स्थितिज और गतिज दोनों लगाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। हाँ, छत पर दौड़ता हुआ लड़का भी। आगे बताइए, एक कार उच्च गति से चल रहा है, यह किस ऊर्जा में युक्त होगा? ये तो ये आपको जो है गतिज ऊर्जा में ही इसको व्यक्त किया जाएगा। और बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है? तो ये गतिज ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। बता दीजिए ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या हो जाएगा? ये ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। ये आपको किलोवाट घंटा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और ऊर्जा का जो है ना ये आपको जो सीरियस मात्रा क्या होता है? ये कैलोरी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसका ऐसा है मात्रक जूल और इसका सीरियस मात्रक जो है वो कैलोरी हो जाता है। अर्ग जो है ना बल का तो डाइन होता है, इसमें कैलोरी दे रखा है। और यह जो है एक अदिश राशि हो जाएगा, जबकि उष्मा का व्यावसायिक मात्रक जो है ये किलोवाट घंटा होता है। कार्य कहीं अर्ग होना चाहिए। दोनों तो इसका ऐसा मात्रक कार्य ऊर्जा का दोनों को जूल ही होता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है बल का तो डाइन हो जाएगा। आगे बताइएगा, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। जहाँ पर इसके लिए फार्मूला कहलाता है के बराबर हाफ mv²। और इस हाफ mv² में m क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। और v जो हो जाएगा उसका वेग यानी वेग हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, एक स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो ये केवल स्थितिज ऊर्जा। मतलब सिर्फ स्प्रिंग की बात करेगा तो केवल स्थितिज ऊर्जा, और खिंचा हुआ स्प्रिंग रहेगा तो स्थितिज और गतिज दोनों ले लेगा उसका आंसर। ठीक है ना, उसको खींच के फिर खींचा हुआ है तो गतिज रहेगा और छोड़ दीजिएगा तो किस में आएगा? स्थितिज में आ जाएगा। मतलब खींचा हुआ रहेगा तो और सिर्फ स्प्रिंग पूछेगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। आगे बता जाइए, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा के समय के साथ वृद्धि होती है? तो ये गति के साथ इसका वृद्धि होता है। जिस तरह से गति रहेगा उसके साथ इसकी गति ऊर्जा में वृद्धि होते रहेगी। और आज का फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किसी जल
किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाले ऊर्जा जो है वो कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा ही होती है, जिसको जल विद्युत गृह में उसका उपयोग किया जाता है। पानी बिजली बनाने में उसको गतिज ऊर्जा से जो है आपको उसको डायनेमो पर गिराया जाता है, उसका पंखी नचता है, फिर डायनेमो काम करता है, उसके बाद जो बिजली उत्पादन होती है। तो ये गतिज ऊर्जा का ही क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अब आप केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कल धातु, अधातु और उपधातु स्टार्ट किया गया था। उसका बाकी का शेष पोर्शन जो है वो अब स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड जो है वो आमतौर पर कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। धातु के क्षारीय होते हैं और अधातु के ये अम्लीय होते हैं। धातु पॉजिटिव होता है और धातु निगेटिव होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, धातु के ऑक्साइड अधिकांश तौर पर बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, इसमें बेसिक दिए हुए हैं, क्षारीय होते हैं। और धातु के वे रासायनिक गुण जिन्हें कम से कम ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक तत्व हो, उसी को अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। और लोहे में जंग लगना जो है ना, इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। और लोहे में जंग लगने से क्या होता है, लोहा का भार बढ़ जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता भी है जो कि बराबर प्रैक्टिस में आता है कि लोहे में जंग लगना ये उष्माशोषी अभिक्रिया है या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। लोहा में जो जंग लगता है इससे उष्मा का जो है वो बाहर निकलता है, इसलिए उष्मा क्या हो जाएगा, ये क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बता दिया कि अधातु कक्षीय ताप पर सरल होते हैं, उस अधातु का नाम बताइएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अधातु में ब्रोमीन जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। और कल इसमें तो 27 को अधातु दिले हैं, उसमें तो 22 देता है इसमें महेश बनवाल में, और दृष्टि में 24 को दिले हैं। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन जो है ना, ये किस श्रेणी का तत्व हो जाएगा, ये हैलोजन ग्रुप का हो जाएगा। ब्रोमीन फर्स्ट क्लास ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद एस्टीटेन फर्स्ट क्लास बड़ी, आयोडीन तब एंटीमनी। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि जिसका परमाणु क्रमांक किसका, ब्रोमीन में कितना होता है, 35 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। और इसका खोज जो है ना, ये फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड के द्वारा किया गया था। ब्रोमीन का खोज बेलार्ड के द्वारा जो है ये किया गया था। और यही एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। आगे बता दीजिए कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होती है वह कौन हो जाएगा, ये ब्रोमीन ही जो है तरल अवस्था में रहेगी। ठीक है। आगे बता दीजिए कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु में एकमात्र कौन हो जाएगी, ये ब्रोमीन हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन को लगातार पूछे हुए हैं और इसी तरह से इसमें जो है सजा के दिए हुए, मतलब क्वेश्चन को बार बार जो है घुमा के दिए हुए हैं और जिस तरह पूछा इसमें इस तरह से छाप दिया है। आगे बता देगा सौर पैनल जो है ना, इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन धातु का जो है प्रयुक्त जो है वो किया जाता है। और सिलिकॉन सौर पैनल जो है ना, ये किस पर काम करता है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर सौर पैनल जो है वो काम करता है। और ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो है ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या रहता है, नहीं उच्च एसी वोल्टेज को, हाँ ट्रांसफर कभी जो है ट्रांसफार्मर जो है कभी डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है इसको। ये उच्च एसी वोल्टता को निम्न एसी वोल्टता में और निम्न एसी वोल्टता को उच्च एसी वोल्टता में जो है वो कि यानी हाई टू लो और लो टू हाई, ये सिर्फ एसी एसी धारा को ट्रांसफर किया करता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन, एसी टू डीसी जो है ना वो आपको रेक्टिफायर हो जाएगा और डीसी टू एसी इन्वर्टर हो जाएगा। हाँ दृष्टकारी रेखा धारा। आगे बता दीजिएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा कि अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, ये अधातु हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड जो है ये अम्लीय और हो जाते हैं। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड जो है ये आमतौर पर कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और उभयधर्मी यौगिक वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो कहलाते हैं। जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम और उसके बाद हाँ एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बता जाएगा जिन, हाँ वही जिंक ऑक्साइड। आगे बताएगा जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उसको कौन सा, जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। ये बात सब जानते हैं। उपधातु को मेटोलाइट भी कहते हैं। तो इसमें से कौन उपधातु के रूप में जाना जाता है, इसका आपको बताना है। क्वेश्चन सुन लीजिए,
कार्बन, कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। आयोडीन क्या हो जाएगा, ये अधातु है। एकमात्र अपवाद में अधातु, इसमें क्या होता है, चमक होता है, ये भी अधातु ही है। और ऑप्शन 4 है जर्मेनियम, तो ये जर्मेनियम क्या हो जाएगा आपको, उपधातु, उपधातु जो है जर्मेनियम हो जाएगा। मतलब आयोडीन जो है ना अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है, चमक होता है, यही अपवाद में आता है। लेकिन अधातु में वैसे चमक जो है वो नहीं होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसको किस रूप में जाना जाता है, ये अर्धचालक या उपधातु के नाम में भी इसको जाना जाता है। आगे बता दीजिए, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सबसे अधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको जो है जर्मेनियम, ऑप्शन में जो है आपको ZnSi, GaAs और GeAs और ZmTe है, जिसका आंसर लिया है ये। सौर सेल में युक्त ऐसी धातु जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और सौर सेल बनाने में जो है गैलियम और आर्सेनिक दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। लेकिन सौर सेल बनाने में जो है ना इसका उपयोग किया जाता है गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए फंसने वाला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि सिलिकॉन का उपयोग जो है अर्धचालक के रूप में किया जाता है, लेकिन आपको सौर सेल बनाने में जो है आपको गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है ये गैलियम और आर्सेनिक दोनों लिया है। ऑप्शन में सिलिकॉन और जिंक भी है, लेकिन वो आंसर नहीं लिया है। सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है इसका, लेकिन इसमें बनाने में जो है ना इसका आमतौर पर इसका बनाने में जो है ये किया जाता है गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2021 5/3/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। तो सीसा, ब्रोमीन, सोना और सिलिकॉन क्या हो जाएगा इसका, सिलिकॉन जो क्या हो जाएगा एक प्रकार का उपधातु हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि उप अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है सामान्यतः सत्य नहीं है। तो सुन लीजिएगा, चालक, हल्के पदार्थ, भंगुर और उसके बाद मंद या दीप्ति रहित, ये अधातु के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो चालक हो जाएगा। जो अधातु क्या होते हैं, चालक नहीं होते हैं, मतलब अचालक जो है होते हैं, भंगुर भी होते हैं। सत्य नहीं पूछ रहा है ना, तो चालक ही होता है, चालक अधातु भंगुर होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अधातुओं का घनत्व जो है ना यह कम होता है और ये भंगुर भी होते हैं, बताएं ना भंगुर होते हैं ये। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक जो है धातु की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, उसको निम्न बोलिए। और ये धातु की तुलना में मंद और चमक रहित होती है, ये अधातु का लक्षण हो जाएगा। याद रखिए धातु हमेशा कैसी होती है, भंगुर होती है। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है ना उपधातु के गुणधर्म को व्याख्या करता है। ऑप्शन सुन लीजिए, ध्वन्यात्मक, आघातवर्धनीयता, अर्धचालक और तन्य। तो इसका सही जवाब अर्धचालक जो हो जाएगा, जो कि उपधातु के गुणधर्म को व्यक्त करता है। बाकी सब जो है जो ऑप्शन दिए वो चालक का आपको क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा, लेकिन अर्धचालक जो उपधातु के अंदर जो है ये आता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जो कि केमिस्ट्री का लास्ट ही क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ढीले आबंध होते हैं। और ये आबंध जो है ना वो किसके होते हैं, धातुओं के, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु में बताना है किसका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो हो जाएगा, क्योंकि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। जैसे ही सुचालक होगा उसमें किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही होना है। और इलेक्ट्रॉन जो है, क्यों इलेक्ट्रॉन जो है इसका खोज कौन किए थे, J.J.S. थॉमसन के द्वारा किया गया था। 1897 में इसका खोज जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो बता दीजिए, अधातुएं रिनाइन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है, या अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका सही जवाब जो है अधातुएं धनायन नहीं बनाती है, मतलब अधातुएं कैसा होती है, ये अधातुएं रिनाइन बनाती हैं। तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा, मतलब इसका हिसाब से सही जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा कि अधातुएं धनायन बनाती है। अधातुएं कैसे बनाती है, रिनायन, और धातु धनायन, ध से धातु, ध से धनात्मक बनाती है, धनायन बनाती है। तो अब आते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में, और बायोलॉजी में जो भी होमवर्क दिया गया था उसके बाद इसके आगे उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कल जाइलम फ्लोएम चल रहा था ना, अब उसके बाद चलते हैं आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी में, बता दीजिएगा कि फ्लोएम तो हो गया था, बताइएगा फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी पदार्थों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है चालनी नलिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु। तो इसका सही जवाब जो है फ्लोएम वाहिका हो जाएगा, जिसके अतिरिक्त जो है सभी निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त जो है वो सभी से मिलकर बना होता है। आगे बता जाएगा कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है।
तो ये हो जाएगा आपका स्क्लेन कायमा बनाता है। बहुत अच्छा जवाब। और लचीलापन जो है वो कोलेन कायमा हो जाएगा। बताएगा मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का कैसा उत्तक है, ये सरल अस्थाई उत्तक है और इसका उत्तक जो है ना ये पौधे को रक्षा प्रदान करता है और यह एपिडर्मिस के रूप में पौधे का क्या करता है, संरक्षण करता है। मृदु उत्तक क्या करता है, पौधे का संरक्षण किया करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पौधे की बाह्य त्वचा का काम नहीं है। पौधे की बाह्य त्वचा का काम नहीं है। क्वेश्चन सुन लीजिए। पौधे को संरक्षित करना, रोम की सहायता से वायु के स्थिरोधन का परत तैयार करना, ये भी काम है। ये है पौधे को संरक्षित करना है, बाह्य त्वचा का काम हो जाएगा। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना, ये भी पौधे के बाह्य त्वचा का काम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 जो है प्रकाश संश्लेषण करना, ये पौधे की त्वचा का काम नहीं है। किसका काम हो जाएगा, ये पत्तियों का काम जो हो जाएगा। इसमें यही आपको और छाटना था। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए, विभेदन, एकीकरण, विरचन और खट्टीकरण। सब क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हवा नहीं लग रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको अस्थायी उत्तक का निर्माण जो ये विभेदन इसमें आंसर लिया है। अब ये खट्टीकरण, एकीकरण, विरचन क्या है ये तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें आंसर लिया है विभेदन ले रहा है। आगे बता देगा डैश की कोशिकाएं कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो ये आपका हो जाएगा कौन, कोलेन कायमा। कोलेन कायमा कोना पर क्या होता है, मोटा होता है अनियमित रूप से। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसमें लक्षण दे रखा है कि पौधे को लचीलापन जो प्रदान करता है ना, ये कौन करता है, कोलेन कायमा के कारण ही होता है। और यह बिना पौधे को बिना टूटे हुए जो आप पौधे को झुका देते हैं, कुदरत झुका रहता है लेकिन ज़्यादा झुकाए तो टूट भी जाता है, लेकिन एक समय तक इसको झुका सकते हैं। किसके कारण होता है, कोलेन कायमा उत्तक के कारण होता है। और यह पौधे को यांत्रिक सहायता ये प्रदान किया करता है। और यही जो है ना उत्तक की कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित रूप से मोटी होती है, जो कि एक कोने पर जाके जमी हो जाती है, इसलिए कोने पर कैसी होती है, मोटी होती है। चलिए आगे बताया पौधे में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है, तो वो कोलेन कायमा के कारण लचीलापन होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो ये कोलेन कायमा में ही हो जाएगा। बार बार कोलेन कायमा का जिक्र हो रहा है। आगे बता दीजिएगा कि कोलेन कायमा की उत्तक की कोशिका जो है ना डैश से कोने पर मोटी हो जाती है, यानी किसके कारण वो कोना पर मोटी, यानी कोलेन कायमा कोना पर क्या होता है, मोटा होता है। किसके कारण होता है, ऑप्शन सुनिए, पेक्टिन और काइटिन के कारण। दूसरा ऑप्शन है सुबेरिन और सेलुलोज के कारण। तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। और चौथा ऑप्शन है लिग्निन और कैटिन के कारण। यही आपको लिग्निन और कैटिन के कारण, मतलब लिग्निन देखना नहीं, आंसर जवाब दे देना। लिग्निन और कैटिन के कारण कोना पर क्या होता है, ये मोटा होता है। आगे बता दीजिएगा सीव ट्यूब में और सीव ट्यूब और सह कोशिका मुख्य रूप से जो है डैश के संरचन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपको पौधे में भोजन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आगे बता देगा डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है, तो ये लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है, जितने भी दृढ़ उत्तक हैं, चाहे वो कोलेन कायमा हो या आपको जो मृदु उत्तक हो, सब क्या हो जाएगा, कोना पर क्या होता है, मोटा हो जाएगा, इसकी भित्ति भी मोटी होती है। देखिए लिग्निन के जमाव के कारण जो है जितना भी दृढ़ उत्तक है, चाहे वो स्क्लेन कायमा हो या कोलेन कायमा हो, इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी हो जाती है। और लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। लिग्निन कैसा बहुलक है, पीला बहुलक हो जाएगा। और यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील होता है, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, ये आपको जो है जल की पारगम्यता को कम करता है और ये अवशोषित नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, वो कोना पे जाके मोटा हो जाता है। समझ रहे हैं ना, मोटा चीज़ समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि डैश के कारण स्क्लेन कायमा कोशिका की दीवार को मोटी करती है, तो ये आपको लिग्निन के कारण क्या होता है, कोशिका की दीवार मोटी हो जाती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए, शीर्ष विभाजोत्तक, पैरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा और पार्श्व विभाजोत्तक। तो ये क्या हो जाएगा, शीर्ष विभाजोत्तक पौधे कहाँ पाई जाती है, ये शीर्ष पर पाई जाती है। उसके बाद जो होता है आपको पार्श्व विभाजोत्तक कहाँ पाई जाती है, ये पौधे के अगल बगल में पाई जाती है। और अंतर विभाजोत्तक जो पौधे के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना, ये आपको विभाजोत्तक जो 3 प्रकार के होते हैं इसमें बांटा गया था इसको। तो शीर्ष जो है पौधे के जड़ और छिप को बढ़ाने का काम किया करती है। वो ऊपर से रहेगी तो जड़ को, छिप को बढ़ाएगी, मतलब शीर्ष को बढ़ाती है, और नीचे रहेगी तो वो पौधे की जड़ को बढ़ाती है। शीर्ष विभाजोत्तक का काम हो जाएगा। पार्श्व विभाजोत्तक जो पौधे की मोटाई को बढ़ाने का पौधे की मोटाई को बढ़ाने का काम किया करता है। और अंतर विभाजोत्तक जो है पौधे के आंतरिक संरचना को जो बढ़ाने का काम किया करता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जी, वही दिए हुए जो भी हम बोले हैं। आगे बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, मतलब अस्थायी उत्तक नहीं, इसका मतलब कैसा उत्तक होगा, जटिल उत्तक होगा।
और ऑप्शन सुन लीजिए, जीवित उत्तक, जाइलम उत्तक, कोलेनकाइमा उत्तक और स्क्लेनकाइमा उत्तक। ये क्या जाएगा? जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ऐसे ही पूछ दिया सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? जटिल उत्तक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, जटिल, यह जाइलम जो एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक होता है और यह संवहन उत्तक के रूप में भी काम किया करता है। कल भी बताए थे इसके बारे में, क्योंकि पानी और पानी को ढूंढने का काम करता है, इसलिए संवहन करने का काम करता है, इसलिए यह जो है संवहन उत्तक में इसका जो है गणना किया जाता है। और इसी के साथ साथ फ्लोएम भी जो है यह दूसरे प्रकार का जटिल संवहन उत्तक हो जाएगा, जो कि पौधे में पत्तियों से भोजन और विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम जो ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों किसका उदाहरण हो जाएगा? जटिल उत्तक का, जटिल के साथ साथ संवहन उत्तक का भी उदाहरण हो जाएगा। नवीन बाबू समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, जाइलम जो सरल अस्थायी उत्तक नहीं हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक, तरीके एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए हुए लगातार 12, 11, 18, 30, 8, 18 खूब पूछा है इसको, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा को, ठीक है ना? आगे बता दीजिएगा कि पौधे में कौन सा उत्तक जो है पानी का संवहन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सुन लीजिए, क्लोरोफिल, फाइलम, रंध्र और जाइलम। तो क्या हो जाएगा? जाइलम जो है पानी का क्या करता है? संवहन करने का काम करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे और अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो क्या हो जाएगा? जाइलम ही। मतलब यहाँ एक पन्ना जो पूरा यहाँ से वहाँ तक पढ़े सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बारे में दिया हुआ है। जाइलम सरल अस्थायी जटिल उत्तक हो जाएगा, और इसके साथ साथ संवहनी उत्तक भी जो है जाइलम को और फ्लोएम को कहा जाता है। जो कि जाइलम का काम हो जाएगा नीचे से पानी लेके ऊपर पहुँचाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों को लेके भोजन को पहुंचाना। याद रखिए, जाइलम एक दिशिक काम करता है, हमेशा एक दिशा में काम करता है, और फ्लोएम जो है बहुदिशिक होता है। फ्लोएम हर दिशा में घूम के जा सकता है। अगर ये मतलब पत्ती उस कोना में है, आप खाना उस कोना में पहुंचाना है, तो फ्लोएम वहाँ से भोजन लेके जो है वहाँ तक जाएगा जहाँ पर पत्ती जो है वो नहीं है। मतलब फ्लोएम जो है ये बहुदिशिक काम करता है, और जाइलम जो है वो एक दिशिक काम करता है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, क्योंकि जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे इस बुक के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था पूरे खत्म हो गया है। और उम्मीद करते हैं जिसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इसमें उम्मीद करने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपके पास पहले जो है PDF के माध्यम से सारा कुछ पहुंच जाता है, और PDF जो है आपको एक दिन पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ग्रुप में जो है वो डाल दिया जाता है, और उसी के बाद डिस्कशन के माध्यम से हम लोग के द्वारा एक छोटा सा प्रयास रहता है ताकि आप लोगों को उसके बाद समझ में आ सके। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।